इंटरनेट पर आजकल जो ये सबसे नया और सबसे विस्फोटक पॉलिटिकल फिनोमेना छाया हुआ है ना, आज हम इसी की गहराई में जाने वाले हैं। इस डीप डाइव में हम सिर्फ सतह पर तैरने वाले नहीं हैं, बल्कि एक बिल्कुल निष्पक्ष और समाजशास्त्रीय नजरिए से समझेंगे कि आखिर इस पूरे मूवमेंट के पीछे की असली कहानी क्या है। और इसे हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिकोड करेंगे। शुरुआत करेंगे इस मूवमेंट के लक्षणों और इसके उभरने से, फिर इसके पीछे के डेटा और कारणों को समझेंगे, इसका डायग्नोसिस करेंगे और अंत में देखेंगे कि ऐसे मूवमेंट्स के लिए हमारा सॉलिड संवैधानिक समाधान क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव है सीजेपी का उभार, कि कैसे एक कथित अपमान एक इतने बड़े फिनोमेना में बदल गया। इसे समझने के लिए हमें मई 2026 के मध्य में हुई उस एक घटना पर वापस जाना होगा जिसने इस पूरी चिंगारी को हवा दी। बात है 15 मई 2026 की। लीगल प्रोफेशन में फर्जी डिग्रियों के मामले पर एक ओपन हियरिंग चल रही थी और उसी दौरान ये टिप्पणी आई, बेरोजगार नौजवान कॉकरोच की तरह हैं, समाज के परजीवी। अब देखिए, भले ही बाद में ये साफ किया गया कि इसका संदर्भ बिल्कुल अलग था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन शब्दों ने इंटरनेट पर ऐसा तहलका मचाया और एक ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इस गुस्से का पैमाना देखिए, सीधे 1.5 करोड़। जी हाँ, महज कुछ ही दिनों के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी नाम के इस नए पैरोडी ग्रुप ने इंस्टाग्राम पर 15 करोड़ फॉलोअर्स का वो जादुई आंकड़ा पार कर लिया। मतलब जो चीज एक मजाक की तरह शुरू हुई थी, वो रातों रात एक सुनामी बन गई। ये कोई मामूली बात नहीं थी। 30 साल के एक पूर्व पॉलिटिकल सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट ने इसे आलसी और बेरोजगारों की आवाज बताकर शुरू किया और देखते ही देखते 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने गूगल फॉर्म भर दिए। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं ने भी खुलकर इसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया और बांकीपुर उपचुनाव लड़ने तक की बातें होने लगीं। ये सब हमें मजबूर करता है ये सोचने पर कि आखिर इस वायरल गुस्से को भड़काने वाली असली जमीनी वास्तविकता क्या है। आइए अब इसके दूसरे हिस्से पर चलते हैं, गुस्से के पीछे का डेटा और हमारी आर्थिक वास्तविकता। बिना डेटा के ये तस्वीर पूरी तरह से अधूरी है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। अक्सर हमें राष्ट्रीय बेरोजगारी दर बताई जाती है जो कि 5.1% है। सुनने में शायद इतना बुरा ना लगे, है ना? लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हम इस नेशनल एवरेज से हटकर सिर्फ युवाओं की बेरोजगारी को देखते हैं। वो दर 15.2% है, यानी ओवरऑल दर से पूरे 3 गुना ज्यादा। और ग्रेजुएट्स के लिए तो ये 13% पर बैठी है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ नौकरी न मिलने की नहीं है। एक बहुत ही सीरियस स्किल्स गैप भी यहाँ काम कर रहा है। मर्सर मेटल हो या इंडियन स्किल्स रिपोर्ट, ये स्टडी साफ बताती है कि हमारे देश के आधे से ज्यादा ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री के हिसाब से काम करने के लायक ही नहीं माने जाते। मतलब कागज पर डिग्री तो है, लेकिन असल दुनिया में काम आने वाली स्किल्स गायब हैं। अब आप खुद सोचिए, जब पढ़ाई पूरी करने और एक नौकरी पाने के बीच इतनी बड़ी खाई हो तो एक बहुत गहरा अलगाव महसूस होता है। यही वो हताशा है जो इस एक लाइन में गूंजती है, सिस्टम ने हमें गिना ही नहीं। इसी गहरी हताशा ने उस एक कथित अपमान को एक पूरे जन आंदोलन के नारे में बदल दिया। ये सिर्फ कुछ लोगों का आलस नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का फ्रस्ट्रेशन है। तो आंकड़े तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि गुस्सा एकदम जायज है। लेकिन अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, इंटरनेट मूवमेंट्स की खामियां। इस सीजेपी के स्ट्रक्चर का अगर हम ठीक से डायग्नोसिस करें तो कुछ बड़ी दरारें साफ दिखने लगती हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहली और सबसे बड़ी दरार है सिलेक्टिविज्म। अब ये क्या है? 30 सेकंड निकालकर एक ऑनलाइन फॉर्म भर देना इसका एकदम क्लासिक उदाहरण है। इसमें लगता ही क्या है, बिल्कुल कम एफर्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ऑनलाइन इतना एक्टिव दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वो वोटिंग वाले दिन बूथ की लाइन में भी खड़े मिलें। सोशल मीडिया की ताकत और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी संरचनात्मक कमियां हैं, जैसे अगर कोई लीडर ही नहीं है तो डायरेक्शन कहाँ से आएगी? ऐसी गुमनाम भीड़ एक छोटा सा झटका लगते ही तितर-बितर हो जाती है। फिर इंटरनेट के इस आउटरीच की एक्सपायरी डेट बहुत छोटी होती है। आज गुस्सा है, कल कुछ नया आ जाएगा। और सबसे क्रिटिकल बात, अगर आपकी पूरी पहचान सिर्फ शिकायत करने पर टिकी है तो आप समाधान कैसे निकालेंगे? मांगे तो बहुत हैं, लेकिन कोई ठोस पॉलिसी वाला सॉल्यूशन नहीं है। वायरल होना एक बात है और एक टिकाऊ सिस्टम बनाना बिल्कुल दूसरी। और यही हमें हमारे चौथे पॉइंट पर लाता है, अतीत से सबक और ऐतिहासिक संदर्भ। मजे की बात यह है कि इतिहास के पन्नों में इसका एक पूरा रोड मैप पहले से मौजूद है।
कि ऐसे बिना नेता वाले गुस्से से भरे इंटरनेट मूवमेंट्स का आखिर में क्या नतीजा होता है। जरा 2011 के उस विशाल एंटी करप्शन मूवमेंट को पीछे मुड़कर देखिए, वो भी कितना बड़ा था। लेकिन क्या आपको पता है कि उस वायरल गुस्से को एक असल सिस्टमैटिक बदलाव में बदलने में सालों की संस्थागत मेहनत लगी। 2011 में जो चिंगारी भड़की थी, उसका पहला ठोस नतीजा 2019 में जाकर मिला, जब पहले लोकपाल की नियुक्ति हुई। रातों रात संस्थाएं नहीं बनती, इसमें बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल ऐसा ही हमने 2010 से 2012 के अरब स्प्रिंग के दौरान भी देखा। इंटरनेट और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स पुरानी व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकने में तो एकदम मास्टर हैं, लेकिन जब बात एक नया और स्थिर सिस्टम बनाने की आती है, तो बिना एक मजबूत लीडरशिप और जमीनी संगठन के ये बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। सिस्टम तोड़ना आसान है, बनाना बहुत मुश्किल। तो फिर सही रास्ता क्या है? यहीं एंट्री होती है हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट की, साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाना। अगर हमें इतिहास की गलतियां नहीं दोहरानी हैं, तो हमें अपना ध्यान एक ऐसे मजबूत संवैधानिक ढांचे की तरफ ले जाना होगा जो लंबे समय तक टिकने वाले सुधार ला सके। सच कहूं तो इसका अंतिम समाधान कोई ट्रेंडिंग हैशटैग बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका हल छिपा है हमारे संविधान के उस आदर्श में जिसे 1976 के संशोधन में शामिल किया गया और जवाहरलाल नेहरू ने जिसे बहुत बढ़ावा दिया था, साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसका सीधा सा मतलब है अंधी भावनाओं में बहने के बजाय तथ्यों की इज्जत करना और हर चीज को क्रिटिकल थिंकिंग की कसौटी पर कसना। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? बहुत सिंपल है। जब भी आपके सामने कोई राजनीतिक दावा आए, चाहे वो सीजेपी जैसे किसी बड़े मूवमेंट की तरफ से ही क्यों ना हो, खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछें। पहला, इस दावे का सबूत क्या है? दूसरा, असल डेटा क्या कह रहा है? तीसरा, इस पूरे हंगामे और आउटरीच से आखिर फायदा किसको पहुंच रहा है? और चौथा, सबसे जरूरी सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं खुद ही गलत सोच रहा हूं? अगर हम सच में कोई प्रोग्रेस चाहते हैं, तो इस गुस्से को एक सही डायरेक्शन देनी होगी, और वो भी 3 अलग-अलग लेवल्स पर। पर्सनल लेवल पर सिर्फ शिकायत करने की आदत छोड़िए और नई स्किल्स सीखने पर फोकस कीजिए। कलेक्टिव लेवल पर सिर्फ एक ऑनलाइन फॉलोअर बनकर मत रहिए, बाहर निकलिए और ऑफलाइन जमीनी संगठन बनाइए। और फिर सिस्टम के लेवल पर एजुकेशन पॉलिसीज में सुधार की मांग कीजिए और हमारी संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दीजिए। सिर्फ इसी तरह एक सिर्फ रिएक्शन देने वाली पीढ़ी एक असली बदलाव लाने वाली ताकत बन सकती है। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में हैं, और जाते जाते एक बहुत गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। देखिए, गुस्सा तो महज एक अलार्म की तरह होता है। अब सवाल ये है कि क्या आज के इस इंटरनेट कल्चर की इस जबरदस्त ऊर्जा सिर्फ ऐसे ही हवा में गायब हो जाएगी? क्या हम सब इस आउटरीच के अलार्म को स्नूज कर देंगे, या फिर इस ऊर्जा का इस्तेमाल सच में सिस्टम को बदलने और एक स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए किया जाएगा? सोचिएगा जरूर।